जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जनवरी 2021 में। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एसएसटी सामाजिक विज्ञान, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आज क्लास जो है क्लास सेकंड है, क्लास फर्स्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज का पहला क्वेश्चन है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी। फर्स्ट ऑप्शन है पाली भाषा, सेकंड ऑप्शन है संस्कृत भाषा, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक भाषा, फोर्थ ऑप्शन है हिंदी भाषा। तो किस भाषा में खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा। आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक जो लिखी गई है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किसके द्वारा, तो वह लिखी गई है अर्थ आर्यभट्ट जी के द्वारा आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। तो विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, विधानसभा परिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राज्य में नियुक्त केंद्र सरकार द्वारा होती है वह राज्यपाल की। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह केंद्र सरकार के द्वारा होती है। संविधान के अनुच्छेद 153 में, संविधान के अनुच्छेद 153 में यह प्रावधान है कि राज्यों के लिए राज्यपाल चुना जाए, वह भी केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। फर्स्ट ऑप्शन सांची, सेकंड ऑप्शन थोटला कोंडा, थर्ड ऑप्शन बोधगया, फोर्थ ऑप्शन सारनाथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया है। क्वेश्चन को घुमाया गया है और यह क्वेश्चन जो है आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराया भी गया है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, थोटला कोंडा। थोटला कोंडा में जो स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया, तो वह है थोटला कोंडा में। यहाँ जो कन्फ्यूजिंग है, यहाँ सारनाथ दिया गया है। तो अगर यहाँ सिर्फ पूछता बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए हैं तो वह होता सारनाथ, लेकिन यहाँ जो पूछा है क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो इस कारण इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, थोटला कोंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को विमेनदार कहा गया है। तो मुमेनदार कहा गया है किस राजवंशों को। फर्स्ट ऑप्शन है पाल चोल पांडे, सेकंड ऑप्शन है चोल चेर पांडे, थर्ड ऑप्शन है चेर है, पाल है और राष्ट्रकूट है, फोर्थ ऑप्शन है चोल है, राष्ट्रकूट है और पांडे है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चोल चेर पांडे को मुवेनदार कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारतीय संविधान के सभा के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वह थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? फर्स्ट ऑप्शन बी पट्टभी सीतारमैया, टी कृष्णमाचारी, थर्ड ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे ऑप्शन सी राजगोपालाचारी जी। सी राजगोपालाचारी जी जो थे वह भारतीय गवर्नर जनरल थे और भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। और कथन बी जो है, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदारी होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो यहाँ जो दिया गया है पहला गलत है और यहाँ दूसरा सही है। यहाँ मिस प्रिंटिंग हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सेकंड ऑप्शन में है पहला और दोनों गलत है। थर्ड ऑप्शन है पहला सही है और सेकंड गलत है, पहला और दोनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो यहाँ कथन 1 में है, लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलन को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है, तो यह गलत है। और कथन जो 2 है, लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदारी होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं है, तो यह भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? पूछा है तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन है? फर्स्ट ऑप्शन सिद्ध सांगा, निर्वाण सांगा, बुद्ध सांगा या केसर सांगा। तो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, केसर सांगा। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ जो है वह है केसर स्वांगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पटवारी यानी लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में 2 कथन दिए गए हैं, उन कथन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का अध्ययन लेखा जोखा रखता है। और कथन जो 2 है, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है ये गलत है और दूसरा सही है। दूसरे ऑप्शन में पहला और दोनों गलत हैं। तीसरे ऑप्शन में पहला सही है और दूसरा गलत है। चौथे ऑप्शन में पहला और दोनों सही हैं। पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का अध्ययन लेखा जोखा रखता था, तो यह सही है। और पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता था, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है? तो सिलिका एवं लोहे से, निकिल एवं लोहे से, निकिल एवं एल्यूमिनिया से, और फोर्थ ऑप्शन है सिलिका एवं एल्यूमिनिया से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूछा है पृथ्वी की आंतरिक परत मुख्यतः बनी है, तो किससे बनी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, निकिल एवं लोहे से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी।
पृथ्वी की आंतरिक परत जो है मुख्यतः बनी है निकिल एवं लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश कर सकता है? तो सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वारभाटा। तो अत्यधिक विनाश कर सकता है वो भी तटीय क्षेत्र में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुनामी। यह एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है, तो वह है सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन पेट्रोलियम, सेकंड ऑप्शन कोयला, थर्ड ऑप्शन प्राकृतिक गैस, फोर्थ ऑप्शन जलाऊ लकड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन में पूछा गया है एक को जो जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता है, तो वह कौन सा? पेट्रोलियम जो है यह भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस जो है यह सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है, लेकिन जलाऊ लकड़ी जो है यह जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। यही पूछा है नहीं माना जाता है, तो यही फोर्थ ऑप्शन जो है जलाऊ लकड़ी नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? फर्स्ट ऑप्शन 6.0 या उससे अधिक, 5.0 से अधिक, 7.0 से अधिक या 2.0 से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कमेंट में। पूछा है भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? तो वस्तुएं गिरने लगती हैं वह 6.0 या उससे अधिक, इस पर क्या होती हैं? वस्तुएं गिरने लगती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? फर्स्ट ऑप्शन है उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, बी है उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, और थर्ड ऑप्शन है उनके पास अपना घर होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन जो पूछा है चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित कौन सी एक शर्त नहीं थी, तो वह कौन नहीं थी वही बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यह कोई शर्त नहीं थी। बाकी जो है उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, तो यह सही है। उनके पास अपना घर होना चाहिए, यह भी शर्त थी, और उन्हें वेद का ज्ञान होना चाहिए, यह भी शर्त थी। लेकिन उनके पास यह शर्त नहीं थी कि उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो इस कारण इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे तो वे लोग जिन्होंने निर्माण प्राप्त किया, बुद्ध की प्रतिमाएं या यहाँ चीनी बौद्ध तीर्थयात्री या बौद्ध विद्वान। तो बोधिसत्व कौन थे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, वे लोग जिन्होंने निर्माण प्राप्त किया उन्हें क्या कहा जाता था? बोधिसत्व। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास अगली कल होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।